तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी 19वें एशियन गेम्स में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा टेनिस। टेनिस में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने मिक्स्ड डबल इवेंट में गोल्ड जीता है और इन्होंने फाइनल में ताइवान की जोड़ी को हराया। तो इस तरह से ये हमारा एशियन गेम्स में नवा गोल्ड है। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा रैक्सी यांग झांग। तो अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर हैं ये गणितज्ञ, जिनका नाम है रैक्सी यांग झांग, और अभी इन्हीं को 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए मिला है और इसमें इन्हें पुरस्कार के रूप में $10,000 की राशि मिलेगी। तो ऐसे याद रखना, बड़ा अजीब सा नाम है इनका, ऐसे याद रख लो, रिक्शे वाला झांग, रैक्सी यांग। अच्छा, ये आपको याद है श्रीनिवास रामानुजन जी की जो जयंती होती है उस दिन को हम नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं। किस दिन? 22 दिसंबर को। और वैसे अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब होता है? 14 मार्च को होता है। वैसे आप जानते हो जो गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एबेल पुरस्कार को कहा जाता है और अभी 2023 का ये मिला था लुइस कैफरेली को। चलो फिर बताओ अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 अक्टूबर को। तो हर साल 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? थीम इस बार की बहुत बड़ी है तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वैसे मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, देखो वृद्ध जनों से यानी कि ओल्डर पर्सन से 3 डे आपको मिलेंगे पूरे साल में। एक तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, एक होता है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, वो 15 जून को होता है, और एक विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस भी होता है, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, वो 21 अगस्त को होता है। तो ये तीनों डेज आपको याद रखने हैं ताकि आप कंफ्यूज न रहो। चलिए फिर बताइए, हाल ही में आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX 23 ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा रशिया में। FTX 2023, FTX मतलब हो गया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। कहाँ पे हुआ? मॉस्को, रशिया में। लेकिन इसको होस्ट किया रशिया और म्यांमार ने। और हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे? क्योंकि अभी भारतीय सेना ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा KN शांत कुमार को। तो KN शांत कुमार, इनको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष चुना गया है। इनके अलावा उपाध्यक्ष बनाया गया है प्रवीण सोमेश्वर को, जो कि अभी हिंदुस्तान टाइम्स के CEO हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में जारी CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसकी रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन ऑफिस स्पेस में टॉप पर कौन सा शहर है? तो आंसर होगा बेंगलुरु। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने एक रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट का नाम है इंडियन रियल एस्टेट स्ट्राइड्स 2023 मिड ईयर आउटलुक, और इसमें बताया कि सबसे अधिक ग्रीन ऑफिसेस के मामले में बेंगलुरु टॉप पर है। और ये बताया इस रिपोर्ट में कि 2019 के बाद से इसमें 36% की वृद्धि देखी गई है ग्रीन ऑफिसेस के मामले में। क्या होता है ग्रीन ऑफिसेस मैं आपको बताऊंगा, तो लेकिन पहले ये देख लेते हैं इस लिस्ट में टॉप पर बेंगलुरु है, दूसरे पे NCR है और तीसरे पे मुंबई को बताया गया। तो ग्रीन ऑफिसेस को समझना बड़ा आसान है। आपने ग्रीन बिल्डिंग तो नाम जरूर सुना होगा, तो इस तरह की ग्रीन बिल्डिंग होती है, पेड़ पौधे लगे रहते हैं, तो वो ग्रीन बिल्डिंग है और ये ग्रीन ऑफिस है। वहाँ पे पूरी बिल्डिंग की बात की जा रही है, यहाँ पे ऑफिसेस की बात की जा रही है जिसमें पेड़ पौधे लगे हुए हों, अंदर भी बाहर भी, और मतलब इस तरह से वो ऑफिस डिज़ाइन हो कि वहाँ पे नेचुरल लाइट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, अच्छी स्वच्छ हवा मिल सके, तो ये आपका ग्रीन ऑफिस हो गया। तो उस मामले में मतलब सबसे ज़्यादा इस तरह के ग्रीन ऑफिसेज अभी भारत में कहाँ मिलेंगे? बेंगलुरु में मिलेंगे, ये रिपोर्ट में बताया गया। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है। ये महाद्वीप का नाम क्या है? तो आंसर होगा जीलैंडिया। वैसे इसके बारे में हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, 2017 में हमने इसके बारे में पढ़ा था जब इसे खोजा गया था, पर अब वैज्ञानिकों ने इसका नक्शा जारी कर दिया है और इस 8वें महाद्वीप का नाम याद रखना जीलैंडिया है। मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो जो आपका ऑस्ट्रेलिया है और उसके नीचे न्यूजीलैंड है, तो वहीं पर है ये, मतलब न्यूजीलैंड इसी का पार्ट है। इसके बारे में बताया गया कि इसका 94% हिस्सा तो समुद्र के नीचे है, जबकि 6% जो हिस्सा है वो पानी के बाहर है, जिसमें न्यूजीलैंड और छोटे छोटे द्वीप समूह मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि ये महाद्वीप गोंडवाना नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, उसी का ये हिस्सा है। करीब 10.5 करोड़ साल पहले ये गोंडवाना से
अलग हो गया था। गोंडवाना लैंड आपने सुना होगा ना, उसी की ये बात कर रहे हैं। तो इस ध्यान रखना, बस इसमें ध्यान रखने वाली यही बात है, इसका नाम ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में एशियन पेंट्स के सह संस्थापक का निधन हो गया, उनका नाम अश्विन दानी। तो एशियन पेंट्स के सह संस्थापक और गैर कार्यकारी निदेशक थे अश्विन दानी, और इनका भी निधन हो गया। अभी 79 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। एशियन पेंट्स, इसकी स्थापना हुई थी 1942 में, लेकिन वर्तमान में एमडी सीईओ कौन है? अमित सिंघले। अभी 19वें एशियन गेम्स में भारत की स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर होगा इसका गोल्ड मेडल। तो अभी भारत की स्क्वैश टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हरा करके गोल्ड जीत लिया, और आप देख सकते हो ये एशियन गेम्स में हमारा 10वां गोल्ड है। फिर बताओ, हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला चौथा राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो ई कैबिनेट सिस्टम, या यूं कहूं कि पेपरलेस कैबिनेट शुरू करने वाला चौथा राज्य बन गया है त्रिपुरा। पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा था फिर? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद अब ये चौथा बन गया त्रिपुरा। चलो फिर बताओ, हाल ही में विश्व आवास दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड हैबिटेट डे। तो आंसर होगा 2 अक्टूबर को। ये हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है, और इस बार ये आ रहा है 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर को मना रहे हैं हम वर्ल्ड हैबिटेट डे। थीम क्या है इस बार की? रेजिलिएंट अर्बन इकोनॉमिक्स, सिटीज एज ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। वैसे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हम मनाते हैं, आपको पता है, और 2 अक्टूबर को इसीलिए हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाते हैं, और 2 अक्टूबर को ही स्वच्छ भारत दिवस भी मना रहे हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस टीम ने कलकत्ता फुटबॉल लीग 2023 को जीत लिया? तो आंसर होगा मोहम्मडन SC। तो अभी मोहम्मडन SC ने किशोर भारती स्टेडियम में कोलकाता फुटबॉल लीग 2023 के फाइनल में मोहन बागान सुपर जायंट्स को हरा करके लगातार तीसरी बार ये खिताब जीत लिया है। और मोहम्मडन के स्टार स्ट्राइकर हैं डेविड लालहनसांगा। ये लीग के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सैन्य उपग्रह है नूर 3, इसको किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा ईरान ने। तो नूर 3 ये एक मिलिट्री सैटेलाइट है। नूर का मतलब होता है प्रकाश, और अभी इसको लॉन्च किया ईरान ने। अच्छा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, नूरी ये किसका उपग्रह है, सैटेलाइट है? चलो फिर बताओ, हाल ही में ऑल इन वन किफायती बीमा कवर बीमा विस्तार किसने शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा इरडाई। तो इरडाई ने कहा है कि वह 1 जनवरी 2024 से अपनी तरह का पहला ऑल इन वन किफायती बीमा उत्पाद बीमा विस्तार को लॉन्च करेगा। और इसका फायदा क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति एक बीमा पॉलिसी खरीदेगा और उसे कई तरह का लाभ मिलेगा, जैसे कि जीवन, स्वास्थ्य, दुर्घटना और संपत्ति के लिए कवरेज उसे मिलेगा एक बीमा पॉलिसी खरीदने पे। तभी तो इसे कहा ऑल इन वन, एक ही में सभी लाभ। जैसे कि इसमें जीवन और दुर्घटना के लिए 2 लाख रुपए का, संपत्ति के लिए 1 लाख रुपए का, और अस्पताल में अगर कोई भर्ती है तो प्रतिदिन 500 रुपए का कवरेज मिलेगा। इरडाई की बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म हो गई इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना होती है 1999 में। किस समिति की सिफारिश पे? तो आंसर होगा मल्होत्रा समिति। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? देबाशीष पांडे। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। क्या है प्रश्न कि अभी हाल ही में कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन, इन्हें किस क्षेत्र में 2023 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा चिकित्सा। तो यहां बात कर रहे हैं हम नोबेल पुरस्कार 2023 की, और आज देख लो नोबेल प्राइजेस शुरू हो चुके हैं दिए जाना, जिसमें पहला हम पढ़ रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि फिजियोलॉजी आप बोल सकते हो। और चिकित्सा के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को चुना गया है जिनके नाम है कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन। और ये सम्मान उन्हें उनके न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया गया, जिसके कारण कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके का विकास संभव हो सका। mRNA मतलब मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, ये जो 2 वैज्ञानिक है ये कहाँ से हैं, किस देश के हैं? तो ये जो कैटलिन कारिको है ये हंगेरियन अमेरिकी वैज्ञानिक है, और ड्रू वीसमैन ये अमेरिकी वैज्ञानिक है, आप जानते हो। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या है? अभी 19वें एशियाई खेलों में अविनाश साबले ने स्वर्ण पदक जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा स्टीपल चेज। स्टीपल चेज क्या होता है? इसमें दौड़ करनी होती है, बीच बीच में ऑब्स्टिकल रख देंगे, रुकावट रख देंगे, उसको छलांग लगाना है, थोड़ा सा पानी का गड्ढा आ जाएगा, उसको छलांग लगाना है, तो इसे कहते हैं स्टीपल चेज। तो अभी एशियाई खेलों में 8वें दिन भारत ने 3 गोल्ड जीते हैं। तीनों में आपको बताता हूं। एक तो हमने देखा अविनाश साबले, इन्होंने पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में गोल्ड जीता।
दूसरे हैं तजिंदर पाल सिंह, इन्होंने शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है। और तीसरा गोल्ड शूटिंग ट्रैप टीम ने जीता है। टीम है मतलब कितने मेंबर हैं? 3 मेंबर हैं, 3 खिलाड़ी हैं, जिनके नाम है जोरावर सिंह, किनान डेरियस चेनाई और पृथ्वीराज टोंडिमन। अच्छा, इसके अलावा एक नाम मैं आपको और बताऊंगा, अदिति अशोक का नाम। वैसे आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, ये भारतीय गोल्फर है। इन्होंने इस बार इसमें सिल्वर जीता। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ सिल्वर वाला, क्योंकि एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला गोल्फर है। मतलब गोल्फ में अभी तक हमारे पास एक मेडल भी नहीं आया जब से एशियन गेम्स से स्टार्ट हुए, इसलिए इनका नाम मैंने आपको बताया। चलो फिर बताओ, 1 अक्टूबर 2023 से सरकार ने सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग, गुड़ दूड़ और लॉटरी पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगा दिया है? तो आंसर होगा 28%। तो वैसे तो ये प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब इसकी घोषणा की गई थी या ये फैसला लिया गया था, पर अभी ये 1 अक्टूबर 2023 से लागू कर दिया गया। मतलब अगर आप ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी या घुड़दौड़ या फिर लॉटरी से कोई पैसा जीतते हो तो उस पर आपको 28% जीएसटी देना होगा। अभी अगस्त में, हाँ अगस्त में जीएसटी की जो 51वीं बैठक हुई थी वहीं पे ये फैसला लिया गया था। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कौन सा संविधान संशोधन बन गया है? तो आंसर होगा 106वां। अच्छा, आपको याद होगा अभी सितंबर की बात है, हमारे जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने नई संसद भवन के लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन विधेयक यानी कि बिल पेश किया था, जो एक महिला आरक्षण बिल था जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया। जिसका उद्देश्य क्या है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, यानी कि उनको 33% आरक्षण देना। फिर हमने देखा ये लोकसभा में पास हो गया, फिर ये राज्यसभा में गया, वहां पे ये पास हो गया, और जब हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास गया तो वहां से भी उन्होंने इसको साइन करके पास कर दिया। और उनके साइन करने के बाद ये जो बिल था, ये जो विधेयक था, ये कानून बन गया, एक्ट बन गया। कब? 29 सितंबर 2023 को। और इस प्रकार ये 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। अब आपके मन में अगर आए कि ये लागू कब से होगा, तो याद रखना ये 2024 में जो इलेक्शन है यहाँ पे ये लागू नहीं होगा। एक्चुअली में परिसीमन के बाद ये लागू होगा। और परिसीमन कब होगा? जब जनगणना होगी, क्योंकि जनगणना होगी वहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है तो लोकसभा में इतनी सीटें बढ़ेगी, तो जो सीटें बढ़ेगी वही परिसीमन है। अगर किसी को नहीं पता तो हल्का सा मैंने समझा दिया। तो उसके बाद आप मान सकते हो 2026 के आसपास ये परिसीमन होगा, तो अगले वाले जो इलेक्शन होंगे तब से ये लागू होगा। और अगर पूछे कितने समय के लिए ये लागू होगा, तो 15 साल के लिए। फिर हाँ, उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो इसे आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा, जो हर बार किया जाता है। लेकिन वो आपसे नहीं पूछेंगे, वो सिंपल सा पूछेगा कितने सालों के लिए इसे लागू किया जाएगा या लागू रहेगा 15 सालों के लिए। करंट अफेयर्स के हिसाब से आप चीज़ें याद रखें। तो अच्छा प्रश्न है ये, इसको ध्यान रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर बताओ कि भारत किस स्थान पर पहली बार PATA पाटा ट्रेवल मार्ट 2023 की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली। तो पाटा ट्रेवल मार्ट 2023, यहाँ पे पाटा मतलब हो गया पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। तो ये पर्यटन क्षेत्र के भीतर एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी है। ये पहली बार है जब भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। कब से कब तक? 4 से लेके 6 अक्टूबर 2023 तक। कहाँ पे? भारत में कहाँ पे? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। चलो फिर बताओ कि अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बन गई? तो आंसर होगा नेपाल। अभी एशियन गेम्स में हुआ ये सब, इसमें पुरुषों के क्रिकेट में, मेंस क्रिकेट में हुआ ये। नेपाल ने 20 ओवर में 314 रन बना दिए और इस तरह से T20 इंटरनेशनल में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली ये दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन गई। अच्छा, आप जानना नहीं चाहोगे किसके खिलाफ इन्होंने ये काम किया भैया? सामने कौन था ऐसा महान? तो मंगोलिया थी, मंगोलिया की टीम। शायद आज ही आपको पता चला होगा और मुझे भी कि मंगोलिया की क्रिकेट टीम भी है। चलो फिर बताओ, अभी CBDT के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया? तो आंसर होगा नितिन गुप्ता। CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष नितिन गुप्ता है, लेकिन अभी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। देखो, प्रत्यक्ष कर के लिए CBDT होता है और अप्रत्यक्ष कर के लिए मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए CBIC होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जिसके याद होगा अभी नए अध्यक्ष बने थे कुछ समय पहले, जिनका नाम संजय कुमार अग्रवाल है। तो ये प्रश्न भी एक हो गया, इसको भी ध्यान रखना। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं? अभी हाल ही में पियरे
फेरेंक और एनी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा फिजिक्स। भैया नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हो चुकी है अब, और आज फिजिक्स के लिए 3 वैज्ञानिकों को चुना गया है। पहले उनके नाम जान लो। उनके नाम है पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल हुइलियर। और उन्हें ये पुरस्कार उनके प्रायोगिक तरीकों, जो पदार्थों में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटो सेकेंड पल्स उत्पन्न करते हैं, उसके लिए दिया जा रहा है। या ऐसे आप यूं भी कह सकते हो कि विभाजित सेकंड के सबसे छोटे हिस्से में परमाणुओं को देखने के लिए इन तीनों वैज्ञानिकों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अच्छा, यहां पे एक शब्द मुझे इंपॉर्टेंट लगा, एटो सेकंड। तो एटो सेकंड हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले, भैया एटो सेकंड से आप क्या समझते हो? तो ये समय की सबसे छोटी यूनिट बताई गई है। इसकी अगर वैल्यू पूछोगे या एग्जाम में आपसे वैल्यू पूछ ले तो 10 की पावर -18 सेकंड इसकी वैल्यू होती है। मतलब एक एटो सेकंड बराबर 10 की पावर -18 सेकंड। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिन्हें 2 बार फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आंसर होगा जॉन बार्डीन। 1956 और 1972 में इनको मिला था। चलो फिर बताओ, 19वें एशियन गेम्स में अनु रानी ने गोल्ड जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा भाला फेंक। तो एशियन गेम्स 2023, तो अभी इसमें 10वें दिन भारत ने 2 गोल्ड जीते हैं। दोनों में आपको बताता हूं, एक तो अनु रानी ने जीता है भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो कहते हैं इसे, और एक पारुल चौधरी ने जीता है 5000 मीटर की रेस में। अच्छा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी अक्टूबर 2023 में किसने 60वीं ईरानी ट्रॉफी 2023-24 को जीत लिया है? तो आंसर होगा शेष भारत ने। अब अगर डेली आप करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ते होंगे तो आप लोग सोचेंगे कि यार अभी ईरानी ट्रॉफी तो हमने कुछ समय पहले ही पढ़ा था, शायद मार्च के महीने में, जिसमें हमने पढ़ा था कि शेष भारत ने उसे जीत लिया है मध्य प्रदेश को हरा करके। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन वो 2022-23 वाला सेशन था जो 59 नंबर का था, जो अभी मार्च में खेला गया था। लेकिन जो अभी इस प्रश्न में हम लोग पढ़ रहे हैं ये अभी 1 से लेकर 3 अक्टूबर 2023 तक खेला गया। और ये जो ईरानी कप है या इसे ईरानी ट्रॉफी भी आप बोल सकते हो, ये 2023-24 वाला संस्करण है। कौन से नंबर का? 60वां संस्करण। और इसे भी जीत लिया है शेष भारत ने। तो इस तरह से आप देख सकते हो सबसे ज्यादा खिताब इसी के नाम है। कितने? 30 टाइटल ये जीत चुका है। अभी इसने किसे हराया? सौराष्ट्र को हराया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी ये कहां पे खेला गया? गुजरात में। गुजरात में राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में। इसमें शेष भारत के कप्तान थे हनुमा विहारी और सौराष्ट्र टीम के कप्तान थे जयदेव उनादकट। तो ईरानी ट्रॉफी ये एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसका आयोजन कौन करता है? बीसीसीआई। और बीसीसीआई का भी टाइटल स्पॉन्सर कौन बना था? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो ईरानी ट्रॉफी या ईरानी कप ये है क्या? तो ये मौजूदा रणजी ट्रॉफी चैंपियन और शेष भारत टीम के बीच में खेला जाता है ये टूर्नामेंट। और आपको बताया भी रणजी ट्रॉफी किसने जीती थी? सौराष्ट्र ने ही जीती थी। तो देख लो ना, सौराष्ट्र और शेष भारत के बीच में ये टूर्नामेंट हुआ। चलो फिर बताइए, अभी अक्टूबर 2023 में भारत और किस देश के बीच संप्रीति अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा बांग्लादेश। ये है संप्रीति एक्सरसाइज, भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। इस बार ये इसका 11वां संस्करण है और हुआ कहाँ पे? मेघालय में। मेघालय के उमरोई में ये हुआ। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। किसके बीच, कौन सा संस्करण और कहाँ पे हुआ। अब पहले बांग्लादेश की स्टैटिक देखते हैं। इसकी कैपिटल होती है ढाका, करेंसी है टका। प्रेसिडेंट अभी नए बने थे, याद रखना, मोहम्मद शाहबुद्दीन नाम है। प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। वैसे बांग्लादेश के साथ 2 एक्सरसाइज और याद रखना, एक बोंगो सागर एक्सरसाइज भी हम करते हैं, एक कॉर्पेट नाम की एक्सरसाइज भी हमने की है। चलिए फिर बताइए कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ कौन बन गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसे। आंसर होगा रघु श्रीनिवासन। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल बन गए ये लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। और कौन से नंबर के बने? तो 28वें नंबर के बने। किनका स्थान लिया? राजीव चौधरी का। अच्छा, 28वें नंबर से एक करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं आपको लिंक करा के याद कराता हूं। अभी 28वें नंबर के हमारे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, महालेखा नियंत्रक बने थे, वो भी 28वें नंबर के थे। इसलिए जानबूझ करके ऑप्शन में मैंने उनका नाम लिखा है। उनका नाम है एस दुबे। और एक और करंट अफेयर्स का प्रश्न यहां से मैं आपको बताऊं तो अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र बनाएगा। कहां पे? लद्दाख में, लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ,
अभी हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख कौन बन गए? तो आंसर होगा तरुण सोबती। तो वाइस एडमिरल तरुण सोबती ये अभी भारतीय नौसेना में उप प्रमुख बन गए हैं। किसका स्थान लिया उन्होंने? संजय महेंद्रू का। और वैसे आप जानते हो हमारे नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार है। और नेवल डे हम कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाते हैं। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस बार का जो नौसेना दिवस है वो हम कहां पे मनाएंगे? फिर बताइए, अक्टूबर 2023 में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप में भारत किसे हराकर विजेता रहा? तो आंसर होगा पाकिस्तान को। मैंने यूं नहीं पूछा कौन जीता, मैंने पूछा भारत ने किसे हराया। तो इस तरह के ट्विस्ट करके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका तो आंसर होगा पाकिस्तान। तो यहाँ पे हमने बात करी किसकी? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 की। लेकिन ये भी याद रखना, ये हुआ कहाँ पे? नेपाल में हुआ। नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। अभी 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2023 तक ये हुआ। इसे भारत ने जीता। भारत ने 8वीं बार ये खिताब जीता है और इसमें उप विजेता रहा पाकिस्तान। फिर बताइए, हाल ही में विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 अक्टूबर को। तो हर साल 3 अक्टूबर को वर्ल्ड नेचर डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे पर्यावरण के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाते हैं हम 3 अक्टूबर को। लेकिन इसी से संबंधित एक और आपका डे होता है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। वो 28 जुलाई को होता है। देखो कितना एक शब्द का फर्क है। आपका प्रश्न चेंज हो गया। विश्व प्रकृति दिवस तो 3 अक्टूबर, लेकिन विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस तो आंसर होगा 28 जुलाई। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा मोहम्मद मुइज्जू। तो मालदीव में अभी राष्ट्रपति चुनाव हुए और उसमें विजेता रहे प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के मोहम्मद मुइज्जू। तो याद रखना, ये जुजू जो है मालदीव के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, मोहम्मद मुइज्जू। और आपको बताऊं, इनके प्रेसिडेंट बनने से भारत को नुकसान है क्योंकि ये चाइना के ज़्यादा करीब है। मालदीव की बात करें तो कैपिटल इसकी माले है, करेंसी है रुपया। और मालदीव के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? अभी एक्यूवेरियन एक्सरसाइज किया था और एकता एक्सरसाइज भी हमने किया था। फिर बताओ, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह ये कब से कब तक मनाया गया? तो आंसर होगा 4 से लेकर 10 अक्टूबर। तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, वर्ल्ड स्पेस वीक, यह हर साल 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मानव स्थिति की बेहतरी की दिशा में उनके योगदान के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस बार की थीम है अंतरिक्ष और उद्यमिता, स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में किसे केमिस्ट्री के नोबेल पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया है? नहीं पूछा है मैंने आपसे। तो इसका उत्तर होगा फेरेंक क्रॉस को। और आप जानते हो फेरेंक क्रॉस को अभी फिजिक्स के लिए चुना गया था। तो बाकी ये 3 जो ऑप्शन में है इनको दिया जा रहा है केमिस्ट्री का। तो नोबेल पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं 2023 के लिए। अभी हमने फिजिक्स का पढ़ लिया, उससे पहले मेडिसिन का पढ़ लिया, आज केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं। 3 साइंटिस्टों को चुना गया है जिनके नाम है मोंगी जी बावेंडी, लुइस ब्रस और एलेक्सी एकीमोव को। और क्यों मिल रहा है इनको ये पुरस्कार? तो इन्हें क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए ये पुरस्कार मिल रहा है। बाकी फिर बताइए, अभी 19वें एशियाई खेलों में ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस प्रवीण दवताले ने स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा तीरंदाजी से। एशियन गेम्स चल रहे हैं तो अभी ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस प्रवीण देवताले ने तीरंदाजी में कंपाउंड मिश्रित टीम इवेंट में गोल्ड जीता है और इस तरह से ये हमारा 16वां गोल्ड है। अभी तक हम 15 गोल्ड जीत चुके हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने राइडर कप 2023 को जीत लिया? तो आंसर होगा यूरोप। अच्छा, पहला प्रश्न तो ये बन सकता है आपके एग्जाम में कि राइडर कप का संबंध किससे है? तो आंसर होगा गोल्फ से। तो ये पुरुषों का गोल्फ टूर्नामेंट है और 2023 में ये हुआ। ये इसका 44वां संस्करण है। इसको किसने जीता? यूरोपीय पुरुष टीम ने जीता है। ये इसे 14वीं बार जीत चुकी है, मतलब 14वां इसका टाइटल है आप कह सकते हो। उप विजेता कौन रहा? तो अमेरिकी टीम रही। और ये भी तो प्रश्न बनेगा, खेला कहाँ पे गया? रोम इटली में खेला गया। और एक और प्रश्न याद रखना इससे कि 2025 वाला कहाँ पे होगा? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में होगा। पहले मैं आपको राइडर कप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। उसके बाद अभी जो हमने जो भी कप्स और ट्रॉफीज जीती हैं वो सारी मैं आपको एक साथ रिवाइज कराने वाला हूँ 2023 की। बिल्कुल ध्यान से सुनना, मजा आएगा आपको। पहले राइडर कप की बात कर रहे हैं तो हमने कहा ये गोल्फ का टूर्नामेंट है और याद रखना ये यूरोप और अमेरिका की टीमों के बीच में खेला जाता है। हर साल नहीं होता, द्विवार्षिक है, यानी कि हर 2 साल में एक बार होता है ये। और इसमें सबसे ज़्यादा बार
जो अमेरिका की टीम है वो विजेता रही है 27 बार, और अभी हमने देखा यूरोपियन टीम ये भी 14 बार जीत चुकी है। चलो फिर बताओ, हाल ही में विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 अक्टूबर को। तो याद रखना, विश्व पशु दिवस, जिसे विश्व पशु कल्याण दिवस भी कहते हैं, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, यह हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार की थीम है ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल, छोटा हो या बड़ा हो सबसे प्रेम करो। फिर बताओ, अभी हाल ही में ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो आंसर होगा सुधा मूर्ति। तो प्रसिद्ध लेखक, परोपकारी और इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति की पत्नी है ये सुधा मूर्ति, जिन्हें अभी टोरंटो में इंडो कनेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें पुरस्कार के रूप में इनको $50,000 मिले, जो इन्होंने चैरिटी में डोनेट भी कर दिए। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने अनाथ बच्चों, विशेष रूप से विकलांग बच्चों और निराश्रित महिलाओं और वृद्ध वयस्कों की मदद के लिए ये मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये 0 से लेकर 14 आयु वर्ग के बच्चों को प्रति महीना हर महीने 1,000 रुपये देंगे। उसी तरह से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को और एकल महिलाओं को 2,500 रुपये हर महीने दिया जाएगा, और 18 साल से ऊपर के या अधिक आयु के बच्चों को 1 लाख रुपए की वार्षिक कोचिंग और रहने के लिए 4,000 रुपये पर मंथ की छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो इतना डिटेल में आप नहीं जाना, सिर्फ सिंपल सा याद रखना, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को किसने शुरू किया? तो हिमाचल प्रदेश ने। चलो बताओ, भारत के बाहर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा ये कहाँ पे बनाई गई? तो आंसर होगा अमेरिका में। तो भारत के बाहर BR अम्बेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा ये अमेरिका के मैरीलैंड में बनाई गई है। इसकी हाइट की बात करोगे तो 19 फीट है, और इस प्रतिमा को नाम दिया समानता की प्रतिमा, और इसके मूर्तिकार कौन है? राम V सुतार। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस बैंक ने मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च किया? तो आंसर होगा SBI ने। तो अभी SBI ने ग्राहकों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच और सुविधाओं को आसान बनाने के लिए अभी मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस को लॉन्च किया है। हैंड हेल्ड मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ऐसी चीज, ऐसी मशीन जो आप हाथ में उठा करके इधर उधर ले जा सकते हो, जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब हैंड हेल्ड डिवाइसेज हैं। तो SBI यही कह रहा है कि हम इस तरह से मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च कर रहे हैं, जैसे हम ग्राहकों के घरों तक, उनके दरवाजे तक जा करके उनको सेवा दे पाएंगे। अगर उनको नगदी निकालनी है या नगद उनको जमा करना है, फंड को ट्रांसफर करना है, बैलेंस पूछना है या मिनी स्टेटमेंट जो भी उनको करना हो, वो सब उनके घर के दरवाजे पर ही हो सकेगा। और ये सेवा किसके लिए है? मुख्य रूप से जो अधिक उम्र के लोग हैं, या जो दिव्यांगजन हैं, या जो स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, बैंक नहीं आ सकते या ग्राहक सेवा केंद्र तक वो नहीं जा सकते, असमर्थ हैं वहाँ जाने में, तो ये उनके लिए हेल्पफुल होगी। SBI की बात करें तो इसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। दिनेश कुमार खारा इसके अध्यक्ष हैं। इसकी टैगलाइन होती है द बैंक टू एवरी इंडियन। और अभी याद है आपको, SBI के जो पूर्व अध्यक्ष हुआ करते थे रजनीश कुमार, अभी आपने पढ़ा था कि वो मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरमैन बन गए। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल, जिसका नाम है वुहुश, इसको शुरू किया? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। तो अभी इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, इन्होंने आधिकारिक तौर पर दक्षिण पूर्व एशिया के पहले हाई स्पीड रेलवे का उद्घाटन किया और इसे वुहुश हाई स्पीड रेलवे नाम दिया। और इस परियोजना को चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा वित्त पोषित किया गया, पैसा दिया चाइना ने ये बनाने के लिए। फिर बताओ, अभी ICC ने किसे पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को। तो अभी ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सचिन तेंदुलकर को मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। वर्ल्ड कप ये 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, और इसमें जो पहला मैच है ये किस किस के बीच खेला गया? इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। और पहला मैच कहाँ पे? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। सचिन से 3 पॉइंट आपको याद कराऊंगा करंट अफेयर्स के। एक तो अभी चुनाव आयोग ने इनको नेशनल आइकॉन बनाया, महाराष्ट्र सरकार ने स्माइल एम्बेसडर बनाया था, और सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का इनको पहला हैंड एम्बेसडर बनाया था। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जॉन ओलाव फॉसे को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया 2023 में? तो आंसर होगा साहित्य। तो ये नॉर्वे के लेखक है, इनका नाम है जॉन फॉसे, और अभी इन्हीं को साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है।
और मैं आपको बता दूं, वे एक ऐसी शैली में उपन्यास लिखते हैं जिसे फॉस मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है, और अभी उन्हें उनके नाटकों और गद्य के लिए साहित्य में 2023 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका जो पहला उपन्यास था वो भी मैं आपको बता दूं, वो 1983 में आया था, उसका नाम है राउड स्वार्ड। फिर बताइए, अभी 19वें एशियाई खेलों में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। तो नीरज चोपड़ा, इनका संबंध भाला फेंक से है, जेवलिन थ्रोवर है ये, और अभी इन्होंने लगातार दूसरी बार एशियन गेम्स में गोल्ड जीत लिया। मतलब 2018 वाला वो होता, उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था। अभी कितनी दूर भाला फेंक करके इन्होंने गोल्ड जीता? 88.88 मीटर। अच्छा, इनके अलावा जो किशोर कुमार जेना है, ये भी भारतीय हैं, इन्होंने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। गोल्ड जीता है नीरज ने, सिल्वर जीता है किशोर कुमार जेना ने। और अभी आपको याद होगा, इसी तरह से हमने पढ़ा था कि अन्नू रानी, अभी इन्होंने भी भाला फेंक में गोल्ड जीता था। और इनके नाम से याद रखना कि एशियन गेम्स में भाला फेंक में गोल्ड लाने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। अच्छा, इनके अलावा अभी पुरुषों की 4x400 मीटर रिले रेस में भी भारत ने गोल्ड जीता है, ये भी ध्यान रखना। चलो फिर बताओ, हाल ही में किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा CS लक्ष्मी को। तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में CS लक्ष्मी के रूप में जन्मी तमिल लेखिका, जिन्हें अंबाई भी कहा जाता है, इनको भी प्रतिष्ठित टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ये जो पुरस्कार है, ये भारतीय लेखन और साहित्य की दुनिया में निरंतर और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, और इन्हें 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो नाम याद रखना CS लक्ष्मी का। चलो फिर बताओ कि भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक ये कहाँ पे बनाया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक ये हैदराबाद में खोला गया है, जो कि साउथ कोरिया में सौर पैनल से ढके साइकिल ट्रैक से प्रेरित है। मतलब किसको देख करके हमने बनाया या किससे मोटिवेटेड होकर के हमने ये काम किया? तो साउथ कोरिया आंसर होगा। और हमारे इस ट्रैक की लंबाई कितनी है? 23 किलोमीटर है। मतलब इस ट्रैक की छत पर जो सोलर पैनल्स लगी हुई है वो 16 मेगावाट की बिजली पैदा करेंगी, जिससे हजारों स्ट्रीट लाइट्स, जो सड़क की लाइटें होती है, वो रोशन होंगी, वो जलेंगी। चलो फिर बताओ, हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 अक्टूबर को। तो डॉल्फिन के संरक्षण के लिए, उसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को ये नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में मनाया जाता है, और पहली बार इस दिन को हमने सन 2022 में मनाया। तो मतलब इस बार ये इसका दूसरा संस्करण है, दूसरी बार मना रहे हैं। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव यानी कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? तो वो गंगा डॉल्फिन ही है। इसे हमने 2009 में घोषित किया था। और गंगा डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम अगर आपसे पूछ लें तो वो क्या है? प्लेटेनिस्टा गांगेटिका। एक और प्रश्न का उत्तर दो कि डॉल्फिन के संरक्षण के लिए किस राज्य में गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थापित किया गया, जिसको कहते हैं विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य? तो आंसर होगा बिहार में, बिहार के भागलपुर जिले में। और एक और प्रश्न का उत्तर दो कि भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे बना है? तो ये बना है पटना में। चलो फिर बताओ, हाल ही में कहाँ के पश्मीना क्राफ्ट यानी कि पश्मीना शिल्प को GI टैग मिला? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो बसोहली पश्मीना ये जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की एक सदियों पुरानी पारंपरिक शिल्प है, जिसे अभी GI टैग मिल गया है। तो बसोहली पश्मीना अपनी असाधारण कोमलता, सुंदरता और पंख जैसे वजन यानी कि बहुत हल्के वजन के लिए प्रसिद्ध है। चलो फिर बताओ कि अभी हाल ही में भारत में राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह ये कब से कब तक मनाया गया? तो आंसर होगा 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक। तो भारत में वन्य जीवों के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अक्टूबर महीने में 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक पूरे भारत में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। और 2023 में ये इसका 69 नंबर का संस्करण है, और थीम भी है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। पहली बार हमने इसको 1957 में मनाया था। फिर बताओ, अभी हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं, आप सब जानते हो, वर्ल्ड टीचर डे के रूप में। जबकि भारत में जो नेशनल टीचर डे होता है वो इससे जस्ट 1 महीने पहले 5 सितंबर को मनाया जाता है। वो हम भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे S राधाकृष्णन जी की जयंती को मनाते हैं 5 सितंबर को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में 2023 के लिए किसे शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नरगिस मोहम्मदी को। तो नरगिस मोहम्मदी, इनको ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ने
और सभी के लिए मानव अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में उनकी लड़ाई के लिए इन्हें 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार देने के लिए चुना गया है। कहाँ की है ये? ईरान की महिला है और वे डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। मतलब उन्होंने इस्लामिक देश जो ईरान है उसमें मौतों की सजा को खत्म करने और कैदियों के हक के लिए भी लड़ाई लड़ी है। वैसे वर्तमान में अगर बात करोगे तो अभी ये जेल में बंद है वहां पे। लेकिन याद रखना 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिल रहा है? नरगिस मोहम्मदी को। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बनता है, क्या भारत में किसी व्यक्ति को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है क्या? चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसे स्पिनोजा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर जोइता गुप्ता को। तो एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी में पर्यावरण व विकास की प्रोफेसर है ये डॉक्टर जोइता गुप्ता, जिनको जलवायु परिवर्तन पर उनके काम के लिए प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को नीदरलैंड में डच नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, वैसे डॉक्टर जोइता गुप्ता के अलावा ये पुरस्कार प्रोफेसर टॉबी कियर्स को भी मिला है और वे ये पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता बन गए हैं। पर मैंने आपको डॉक्टर जोइता गुप्ता का ही नाम बताया है ऑप्शन में, क्योंकि वो भारतीय हैं और वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इस प्रश्न से आपके किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, ये एक प्रश्न में मैं आपको करके बता रहा हूँ। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा जो रिवीजन वाला वीडियो है वहां पे मैं आपको कैसे पढ़ाता हूँ। जैसे कि इस प्रश्न से 4 तरह के प्रश्न हम बना सकते हैं कि भारत की ओर से अभी डच नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो आंसर हो गया डॉक्टर जोइता गुप्ता को। यह प्रश्न बन सकता है कि डच नोबेल पुरस्कार का दूसरा नाम क्या है? स्पिनोजा पुरस्कार। यह प्रश्न बन सकता है कि डॉक्टर जोइता गुप्ता को किस क्षेत्र में स्पिनोजा पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा जलवायु परिवर्तन पर। और स्पिनोजा पुरस्कार ये कौन सा देश देता है? तो आंसर होगा नीदरलैंड। तो उस रिवीजन वाले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करता हूं कुछ भी, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातें बताता हूं। और कुछ कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जहां पे सिर्फ प्रश्न बताता हूं, आंसर बताता हूं और आगे बढ़ते हैं, जहां पे कुछ एक्सप्लेन करने का होता ही नहीं है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होता है, वो पॉइंट्स की फॉर्म में मैं आपको बता देता हूं, जैसे यहां मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी तरह से। बाकी आज आप लोग वो वीडियो जरूर देखना और वहां पे मुझे बताना कि हाँ, ये वीडियो आज मैंने पहली बार देखा है और मुझे एक वीडियो। चलो फिर बताओ, अभी 19वें एशियाई खेलों में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध किस खेल से है? स्क्वैश प्लेयर है। तो दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने मिक्स्ड डबल स्क्वैश टूर्नामेंट में गोल्ड जीता है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि बताओ दीपिका पल्लिकल का संबंध किससे है, हरिंदर पाल संधू का संबंध किससे है? तो स्क्वैश प्लेयर है ये। अच्छा, इनके अलावा भी तीरंदाजी टीम ने भी एक गोल्ड जीता है और उस टीम में 3 खिलाड़ी हैं, ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी और परनीत कौर। अभी आपको याद होगा इससे पहले भी तीरंदाजी में हमारे पास एक गोल्ड आया था। वो गोल्ड तीरंदाजी में 2 जने लेकर के आए थे, एक तो ज्योति सुरेखा वेन्नम थी और एक ओजर प्रवीण देवताले थे। अच्छा, इसके अलावा अभी तीरंदाजी में ही पुरुषों की कंपाउंड टीम ने भी गोल्ड जीता है और इस टीम में 3 खिलाड़ी हैं, अभिषेक वर्मा, ओजस देवताले और प्रथमेश जावकर। तो इस तरह से तीरंदाजी में 3 गोल्ड हमारे पास आ गए। फिर बताइए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा ग्वालियर में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक वाले खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के याक चुरपी को जीआई टैग मिला है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में पाले जाने वाले अरुणाचली याक के दूध से जो पनीर बनता है उसी को याक चुपरी कहते हैं और अभी इसी को जीआई टैग मिला है। और ये जो याक चुपरी है ये अरुणाचल प्रदेश में जो आदिवासी समुदाय है उनका मुख्य भोजन होता है और ये पोषण से भरपूर होता है, क्योंकि हम जो गाय के दूध का पनीर बनाते हैं ये उसकी तुलना में प्रोटीन के रेस्पेक्ट में देख लो, वसा यानी कि फेट हो गया, लैक्टोज, खनिज यानी कि मिनरल्स, मतलब इसमें सब चीजें अधिक मात्रा में होती है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या होती है? ईटानगर। मुख्यमंत्री पेमा खांडू। अच्छा, इसके अलावा 2-3 प्रोडक्ट्स और हैं जिनको भी जीआई टैग मिला। एक तो उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले की एक प्रसिद्ध मिठाई है जिसको कहते हैं रसबली, उसको जीआई टैग मिला। और जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले का एक फेमस मिठाई है जिसको कलहारी कहते हैं, उसको भी जीआई टैग मिला। और तमिलनाडु के पनागरू पट्टी को जीआई टैग मिला। अब ये क्या है? तो तमिलनाडु में थूथुकुडी जिले में
ताड़ के रस से तैयार किया गया एक प्रकार का ये गुड़ है जिसे पनाग रुपट्टी कहते हैं, इसको भी जिया। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी को। तो अभी रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट के लिए महेंद्र सिंह धोनी को अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वैसे इससे पहले आपने पढ़ा था महेंद्र सिंह धोनी, ये एक तो स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, उससे पहले ये नावी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, गरुड़ एरोस्पेस के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, वायाकॉम 18 के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की है। अब आपसे पूछ रहे कि कौन सा मंत्रालय इसका संचालन करेगा? तो आंसर होगा वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय। अच्छा प्रश्न है ये। तो याद रखना भी भारत सरकार ने देश भर के हल्दी किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना कर दी है। ये बोर्ड भारत में हल्दी और हल्दी से जितने भी संबंधित प्रोडक्ट्स हैं उनके विकास और वृद्धि के लिए समर्पित होगा। चलो फिर बताओ, हाल ही में किस मंत्रालय ने उम्मीद दिशा निर्देश जारी किए? तो आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। तो अभी शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में छात्र आत्महत्या को रोकने के लिए अभी उम्मीद नामक दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइंस को जारी किया है। पहले उम्मीद की फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं तो अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एम्फेथाइज, एम्पावर और डेवलपमेंट। हिंदी में बोलोगे तो समझें, प्रेरित करें, प्रबंधित करें, सहानुभूति रखें, सशक्त बनाएं और विकसित करें। तो इस गाइडलाइन के अनुसार स्कूल में प्रिंसिपल की अध्यक्षता में एक स्कूल वेलनेस टीम बनाई जाएगी और जो बच्चे आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं या ऐसी सूचना मिलती है तो ये जो भी उचित कार्रवाई होगी इस गाइडलाइन के अनुसार वो कार्रवाई करेगी। तो याद रखना एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि ये उम्मीद क्या है? तो स्कूलों में छात्र आत्महत्या को रोकने के लिए एक दिशा निर्देश है, गाइडलाइंस है ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हर साल किस महीने को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर होगा अक्टूबर। तो अक्टूबर महीने को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस पूरे अक्टूबर माह को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाते हैं। और सितंबर माह को आपको याद है हमने पोषण माह के रूप में मनाया था। क्या है प्रश्न कि अभी 19वें एशियाई खेलों में भारत का 100वां स्वर्ण पदक ये किसने जीता? तो आंसर होगा कबड्डी टीम ने। तो एशियन गेम्स की हम बात कर रहे हैं। एशियन गेम्स ये 2022 वाले हैं जो 2023 में हो रहे हैं। तो अगर प्रश्न की बात करें तो रितु नेगी के नेतृत्व में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने भारत के लिए 100वां पदक जीता है। प्रश्न यही था कि 19वें एशियाई खेलों में भारत का 100वां पदक किसने जीता? तो 100वां मेडल ये भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जीता है जिसके कप्तान है रितु नेगी। और यहाँ पे अगर बात करें कि भारतीय महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता तो गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना, दिमाग को खुला रखना। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है, लेकिन प्रश्न क्या है कि एशियन गेम्स में 100वां पदक, 100वां मेडल, यूं नहीं कह रहा गोल्ड मेडल, यूं नहीं कह रहा सिल्वर मेडल या ब्रोंज मेडल, वो कह रहा है 100वां मेडल चाहे कोई सा भी हो वो किसने जीता? तो कबड्डी टीम ने, भारतीय महिला कबड्डी टीम ने। अंतर समझ में आ गया? और यहाँ पे भारतीय महिला कबड्डी टीम ने किसे हराया? चीनी ताइपे। चीनी ताइपे को हरा करके हमने गोल्ड जीता। और ये क्वेश्चन इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशियन गेम्स के इतिहास में ये पहली बार है जब भारत ने 100 मेडल जीते हैं। और अब आप यूं भी कह सकते हो कि एशियन गेम्स में 100 या उससे ज्यादा मेडल जीतने वाला भारत ये कौन से नंबर का देश बन गया? चौथा देश। चाइना, जापान और साउथ कोरिया के बाद ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। इससे पहले भारत का जो सर्वश्रेष्ठ स्कोर था वो 2018 के एशियन गेम्स जो कि इंडोनेशिया में हुए थे वहां था। 70 मेडल वहां जीते थे हमने। और वैसे आपको बता दूं इसमें हमारी जो पुरुष कबड्डी टीम है ना उसने भी गोल्ड जीता है, उसने ईरान को हराया है। और महिला टीम ने भी गोल्ड जीता है, उसने चीनी ताइपे को हराया है। चलो फिर बताओ, जीएसटी परिषद ने बाजरे के आटे से बने खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दरों को 18% से घटाकर कितना कर दिया? इस तरह के प्रश्न भी आ चुके हैं एग्जाम में। तो आंसर होगा 5%। तो एक्चुअली में अभी जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक हुई थी अभी नई दिल्ली में। वहीं पे ये फैसला लिया गया कि बाजरे के आटे से बने जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उन पर जीएसटी दर को 18% ये अभी तक लगा करता था, लेकिन अभी उसे घटा करके 5% कर दिया गया है ताकि पौष्टिक खाद्य पदार्थ ये जनता के लिए अधिक सुलभ हो सके, आसानी से वो उसको एक्सेस कर पाए। और अभी आपको याद है कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो या फिर हॉर्स राइडिंग या ऑनलाइन सट्टेबाजी, इन सब पे जीएसटी को बढ़ा के मैक्सिमम कर दिया 28%। चलो फिर बताओ, राजस्थान में 3 नए जिले और बनेंगे। तो बताओ अब राजस्थान में कुल कितने जिलों की संख्या हो गई है? तो आंसर होगा 53।
आपको याद होगा 2023 में ही राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने 19 नए जिले बनाने की घोषणा की थी। फिर हमने देखा था टोटल जिले कितने हो गए, वहां पे 50 हो गए। और अभी अक्टूबर 2023 में ही अशोक गहलोत जी ने 3 और नए जिले बनाने की घोषणा कर दी है। तो अब टोटल कितने हो गए, 53 हो गए। वो नए 3 कौन कौन से हैं? एक मालापुर है, ये टोंक जिले से अलग होकर के बनाया जाएगा। एक सुजानगढ़ है, ये चूरू जिले से अलग होकर के बनेगा। और कुचामन सिटी, ये नागौर से अलग होकर के बनेगा। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 अक्टूबर को। तो भारतीय वायु सेना दिवस ये हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस साल भारत अपना ये 91 नंबर का इंडियन एयरफोर्स डे मना रहा है। थीम भी है एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। और कहाँ पे मना रहा है? तो आंसर होगा प्रयागराज में। वैसे इंडियन एयरफोर्स की बात करें, स्थापना इसकी होती है 8 अक्टूबर 1932 को। और भारतीय वायुसेना का संस्थापक किसे कहा जाता है? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी को। वे आज़ादी के बाद इंडियन एयरफोर्स के पहले वायुसेना प्रमुख भी बने थे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में लॉन्च जेल उद्योग के ब्रांड जिसका नाम है मुक्ति, इसका संबंध किससे है? बिहार से। अब ये क्या है भाई? तो बिहार के जेलों में जो कैदी हैं, उन्होंने जो उत्पाद बनाए हैं उन्हें मुक्ति ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा, ये इसका मतलब हो गया। और अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, अभी उन्होंने पटना के सरदार पटेल भवन स्थित संग्रहालय में इस जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति को लॉन्च किया है। और यहीं पे जेल के कैदियों के द्वारा बनाई गई जो भी सामग्री है, जो भी उत्पाद है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा 35%। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? शिवराज सिंह चौहान। अभी उन्होंने ही कहा है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को अब सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जाएगा। पर याद रखना, वन विभाग में ये लागू नहीं होगा, ये पॉइंट जरूर याद रखना। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में नोकिया ने कहां पर 6G लैब यानी कि प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो आंसर होगा बंगलुरु में। तो अभी टेलीकॉम कंपनी नोकिया ने बंगलुरु में 6G लैब बनाई है। कंपनी ने कहा है कि यह अपनी तरह की पहली लैब है। और इस लैब का उद्घाटन किया हमारे रेलवे और टेलीकॉम जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव ने। तो इस लैब में क्या होगा? तो नेटवर्क को सेंसर के तरह बनाने के लिए इसमें रिसर्च की जाएगी। मतलब आप कह सकते हो एक लाइन में, नेटवर्क एज अ सेंसर, ये बनाने के लिए इसमें वर्क होगा। और इस टेक्नोलॉजी के जरिए नेटवर्क जो है ये बिना किसी ऑनबोर्ड सेंसर के वस्तुओं, लोगों और मूवमेंट यानी कि गति को सेंस कर पाएगा। तो इस टेक्नोलॉजी के जरिए डिजिटल और फिजिकल दुनिया को एक साथ लाया जा सकेगा, ऐसा कंपनी का कहना है। नोकिया ये किस देश की कंपनी है? ये फिनलैंड की कंपनी है। फिर बताओ, अभी हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 अक्टूबर को। तो हर साल 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे, विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? कॉटन और उससे बने हुए जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए और कपास की तकनीक को समझने के लिए ये दिन मनाया जाता है। कपास ये दुनिया भर के कई देशों में उगाई जाने वाली एक मूल्यवान फसल है। और इसकी थीम है इस बार की मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फार्म टू फैशन। कपास ये एक खरीफ की फसल है। और बात करें सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन कहाँ पे होता है? तो भारत देश में होता है, फिर चाइना में और फिर अमेरिका में। और भारत के अंदर बात करोगे तो सबसे ज़्यादा गुजरात में, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश और फिर राजस्थान का नंबर आता है। तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं हम आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए CMD कौन बने? तो आंसर होगा रामास्वामी नारायणन। तो अभी रामास्वामी नारायणन को जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नया CMD बनाया गया है। वे किनका स्थान लेंगे? देवेश श्रीवास्तव का। चलो फिर बताओ, 19वें एशियाई गेम्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा स्वर्ण पदक। बाकी एशियन गेम्स के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। तो अभी आपको याद रखना है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। और किसे हराया? इसमें हमने जापान को हराया है। अच्छा, वैसे हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह हैं, जो इसके उद्घाटन समारोह में हमारे ध्वजवाहक भी हैं लवलीना बोरगोहेन के साथ। और वैसे आपको बता दूं, एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का ये चौथा गोल्ड है। इससे पहले हम 1966, 1998 और 2014 में भी गोल्ड जीत चुके हैं। अच्छा, एक प्रश्न आपको और याद रखना होगा कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? ये अभी इसी साल नए बने हैं। उनका नाम है क्रेग फुलटन। ये साउथ अफ्रीका से हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि 19वें एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष
क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक, तो अभी भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने इसमें गोल्ड जीता है। और अगर पूछें कि इन्होंने हराया किसे, तो अफगानिस्तान की टीम को हराया। और इसमें हमारे कप्तान कौन थे, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान थे। एक्चुअली में लगातार बारिश के कारण जो अफगानिस्तान है वो पूरे ओवर नहीं खेल पाई थी, तो नियम के अनुसार जो हाई रैंकिंग वाली टीम होती है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है, तो भारत यहाँ पे विजेता बना था। अच्छा, ये तो पुरुष टीम की बात हो गई। इससे पहले हमने पढ़ा था, शायद एशियन गेम्स में हमारा वो तीसरा गोल्ड मेडल था जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम लेकर के आई थी। और अगर पूछे कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हरा करके गोल्ड जीता था, उपविजेता भी याद रखो, उन्होंने श्रीलंका को हराया था और पुरुष टीम ने अफगानिस्तान की टीम को हराया है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य का पहला तट मंदिर ये भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है, तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है ये तट मंदिर और ये अभी भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। याद रखना, ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, जो कब यूनेस्को में शामिल हुआ था या वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बना था, 1984 में। और यहाँ पे हरित ऊर्जा से मेरा क्या मतलब है कि यहाँ पर जो भी लाइट जलेगी, पंखा जलेगा, मतलब जो भी लाइट का इस्तेमाल होगा ना, वो जो लाइट है वो कहाँ से आएगी, हमें कहाँ से मिलेगी, रिन्यूएबल एनर्जी से मिलेगी, अक्षय ऊर्जा, जैसे कि सोलर एनर्जी। तभी तो कहा हरित एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। तो ये भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना को शुरू किया, तो आंसर होगा असम सरकार ने। तो अभी असम सरकार ने इस योजना को शुरू किया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना। तो इस योजना का लाभ किसे मिलेगा, तो जो राज्य के सरकारी कर्मचारी या जो पेंशन भोगी हैं उनको इसका लाभ दिया जाएगा। इसमें उन्हें कैशलेस स्वास्थ्य सेवा मिलेगी ताकि उन्हें इलाज के दौरान आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। चलिए फिर बताइए, ओकला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है, तो आंसर होगा 47। तो स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, और ये क्या बताता है, ये इंडेक्स बताता है कि किस देश में इंटरनेट की स्पीड कितनी है, कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है। तो इसको जारी कौन करता है, ये भी याद रखना, ओकला। और इसमें यूनाइटेड अरब अमीरात ये टॉप पर है, मतलब यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड सबसे ज्यादा बताई गई है इसके अनुसार। और भारत इसमें कौन से स्थान पर है, 47 नंबर पे है भारत और रैंक। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन के प्रयोग की सिफारिश की है, या यूं कहूं कि उसको मंजूरी दे दी है। आपसे पूछ रहे हैं उस वैक्सीन का निर्माण किसने किया, तो आंसर होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने मिलकर के इसका निर्माण किया है। तो याद रखना, अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वैक्सीन का नाम है R21 मैट्रिक्स M, जो कि एक मलेरिया की वैक्सीन है और अभी इसको मंजूरी दे दी है WHO ने। और याद रखना, ये मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है जिसे WHO ने मंजूरी दी है। इसे बनाया किसने है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने मिलकर के बनाया है। इस वैक्सीन का नाम R21 मैट्रिक्स M है। और मैंने आपको कहा कि ये दूसरी मलेरिया की वैक्सीन है जिसको WHO ने मंजूरी दी है। तो पहली वाली कौन सी थी, पहली वाली थी मॉस्क्यूरिक्स, मैंने कई बार आपको बताया इसके बारे में। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 7 अप्रैल को, इसीलिए आप 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हो। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम। चलो फिर बताओ, अभी हाल में किसने प्रोजेक्ट शुरू किया, तो आंसर होगा भारतीय सेना ने। तो अभी भारतीय सेना ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के सहयोग से या उसके साथ मिलकर के ये प्रोजेक्ट उद्भव को शुरू किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इस प्रोजेक्ट उद्भव का उद्देश्य आपको पता है, हमारे भारत में प्राचीन समय में बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई है। तो जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें उन युद्धों के बारे में लिखा गया है, मतलब उनमें इस तरह का बहुत सारा ज्ञान है, जैसे कि युद्ध कला के बारे में आप सीख सकते हो, कूटनीति, भव्य रणनीति, ये सब कुछ वहां से आप सीख सकते हो। तो यही इसका मकसद है कि वहां से इन सब का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभी भारतीय सेना ने ये प्रोजेक्ट उद्भव को शुरू किया है। या एक लाइन में अगर मैं आपसे कहूं तो प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सैन्य शिक्षा शास्त्र में एकीकृत करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, जिससे भारतीय सेना सदियों पुराने सिद्धांतों से सीख ले सके। चलो फिर बताओ, हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया, किसने डेवलप्ड किया इसको, तो आंसर होगा IISc बेंगलुरु। तो अभी IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार का मिमेटिक एंजाइम डेवलप किया है, जो क्या करेगा, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में
जो औद्योगिक अपशिष्ट जल होता है, यानी कि जो इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट वाटर निकलता है वहां से, उसमें ये जहरीले रसायनों को प्रभावी ढंग से नष्ट कर सकता है। अच्छा, ये याद रखना, जो इंडस्ट्री से जो निकलने वाला वेस्ट वाटर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। ये स्पेलिंग मैंने आपके सामने रख दिया, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो एफ्लुएंट हो गया है, और फोटो में आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ये इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, तो सनलाइट की प्रेजेंस में, सूरज की रोशनी की प्रेजेंस में ये मिमेटिक एंजाइम हम इसमें डाल देंगे तो ये इसको क्लीन वाटर में तब्दील कर देगा। चलो फिर बताओ, अभी अक्टूबर 2023 में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा प्राग। और प्राग ये किसकी कैपिटल है? चेक रिपब्लिक की। तो याद रखना, अभी विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन ये किया गया, और इस बार इसका कौन सा संस्करण था? 27वां संस्करण था, जो कि कहाँ पे हुआ? चेक रिपब्लिक की कैपिटल प्राग में। और इस बार इसकी थीम क्या रही? फिर से सड़क पर एक साथ। और इसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? तो हमारे जो सड़क व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी ने। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे 2023 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा क्लाउडिया गोल्डन को। तो क्लाउडिया गोल्डन का नाम याद रखना है, यह अमेरिकी है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, और अभी उन्हें महिलाओं के श्रम बाजार यानी कि लेबर मार्केट के परिणामों के समझ को बढ़ाने के लिए 2023 के अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है, और इस तरह से वे ये पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला बन गई हैं। चलिए फिर बताइए कि नवंबर 2023 में सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ये कहाँ पे होगा? तो आंसर होगा अयोध्या में। तो हम बात कर रहे हैं सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप 2023 की। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में होगा, 25 से लेके 30 नवंबर तक। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी आपको याद होगा इस साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन भी हुआ था, ये इसका तीसरा संस्करण था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसका आपको याद हो तो मैस्कॉट यानी कि शुभंकर जीतू था, जो रिप्रेजेंट करता है बारासिंगा को, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है। और इसमें प्रथम स्थान पे पंजाब यूनिवर्सिटी था। और अभी पहली बार मोटो जीपी रेस का आयोजन भी हुआ उत्तर प्रदेश में, ग्रेटर नोएडा में जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है वहां पे। और आप मुझे बताओ इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन बना था? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न बनेगा आपका। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन का आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो आंसर होगा डेविड वार्नर ने। तो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 होस्ट कर रहा है भारत, और यहीं पे अभी ऑस्ट्रेलिया के जो डेविड वार्नर हैं, इन्होंने भारत के खिलाफ खेलते हुए एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अभी उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। और कितनी पारियों में? भाई सबसे तेज है तो कितनी पारियों में बनाया? 19 पारियों में। और इस तरह से उन्होंने सचिन तेंदुलकर और साउथ अफ्रीका के एबी विलियर्स को पीछे कर दिया है। वे दोनों अब दूसरे स्थान पे आ गए, क्योंकि उन्होंने 1000 रन बनाने में 20 पारियां खेली थी। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व डाक दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 अक्टूबर को। तो हर साल वर्ल्ड पोस्टल डे के रूप में मनाया जाता है, और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को डाक सेवा के महत्व को लेकर जागरूक करना। और इस बार की थीम क्या है? टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो विश्व डाक दिवस है ये हम 9 अक्टूबर को ही क्यों मना रहे हैं, तो एक्चुअली में इसका आंसर होगा कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है उसकी स्थापना होती है 9 अक्टूबर 1874 में, इसीलिए। और इसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखना, बर्न स्विट्जरलैंड में है। चलो फिर बताओ, अक्टूबर 2023 में अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गोवा में। तो ये एक मानवीय सहायक और आपदा राहत अभ्यास है, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। इसका नाम चक्रवात है, और 2023 में इसका आयोजन ये हुआ गोवा में 9 से लेकर 11 अक्टूबर 2023 तक। आयोजन किसने किया? इंडियन नेवी ने, भारतीय नौसेना ने। एक्चुअली में 2016 से इसका आयोजन किया जा रहा है, और इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स बारी बारी से इसका आयोजन करते हैं। तो इस बार याद रखना, भारतीय नौसेना इसका आयोजन कर रही है। मैंने बता दिया कहाँ पे, गोवा में। और चक्रवात को इंग्लिश में क्या बोल देंगे हम? साइक्लोन। तो साइक्लोन से आपको याद आएगा कि साइक्लोन 1 नाम का एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो पहली बार हमने किया है। बता सकते हो किस देश के साथ में? इस साल के स्टार्टिंग में किया था, मिस्र यानी कि इजिप्ट के साथ में। कहाँ पे? राजस्थान में। ये जरूर याद रखना। अगला प्रश्न है,
अभी हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस इसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा विवेक अग्निहोत्री। तो आपने जो मूवी देखी होगी द कश्मीर फाइल्स, उस मूवी को डायरेक्ट किया था, उसके डायरेक्टर यही थे विवेक अग्निहोत्री, और इन्होंने अभी अपनी पहली बुक लॉन्च की है जिसका नाम है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। अभी इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया कहाँ पे? लखनऊ में। एक्चुअली में अभी इनकी एक और मूवी आने वाली है जिसका नाम है द वैक्सीन वॉर, और इस मूवी की जो कहानी है वो एक बुक से ली जा रही है। उस बुक का नाम है गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी, और इस बुक को लिखा है डॉक्टर बलराम भार्गव ने। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किसे 2022 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान देने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा उत्तम सिंह को। अच्छा, पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा कि ये सम्मान देता कौन है? मध्य प्रदेश सरकार। तो अभी मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने घोषणा की है कि 2022 के लिए अभी राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा किसे? संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान है 2022 के लिए, ये दिया जाएगा अभिनेता धर्मेंद्र को। और लता मंगेशकर जी से एक प्रश्न आपको जरूर याद आना चाहिए कि 2022 में जो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये किसे दिया गया था? नरेंद्र मोदी को। और अभी 2023 में दूसरी बार किसे दिया गया? आशा भोसले जी को दिया गया। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य के खामती चावल और तांगसा कपड़े को अभी जीआई टैग दिया गया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अभी अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल और तांगसा कपड़े को जीआई टैग दिया गया है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को, जो कि याक जो अरुणाचली याक होता है उसके दूध से बना एक तरह का पनीर है, उसको जीआई टैग दिया गया था। और फिर बताओ, हाल ही में विश्व हाइड्रोजन और ईंधन सेल दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 अक्टूबर को। तो हर साल 8 अक्टूबर को वर्ल्ड हाइड्रोजन और फ्यूल सेल दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने किसे मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया? तो आंसर होगा सामिया सुलूहू हसन। आप जानते हो ये कौन है? ये तंजानिया देश की प्रेसिडेंट है, नाम है सामिया सुलूहू हसन, और इन्हीं को अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। क्यों किया? तो भारत तंजानिया के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इनको ये सम्मान मिला है। और आप यूं भी कह सकते हो कि किसी विदेशी देश में मिलने वाला उनके लिए ये पहला पुरस्कार है। मतलब उनके लिए तो हम विदेशी हो गए ना। ये रहा मैप में तंजानिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है ये, जिसकी कैपिटल होती है डोडोमा, करेंसी है तंजानियन शिलिंग, और प्रेसिडेंट यही है सामिया सुलूहू हसन। फिर बताइए, आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम क्या है? तो आंसर होगा एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, यानी कि आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। तो अभी हमारे जो आयुष मंत्री हैं कौन? सर्बानंदा सोनोवाल। उन्होंने कहा कि इस बार जो 8वां आयुर्वेद दिवस है यह हम 10 नवंबर को मनाएंगे। वैसे आप जानते हो धनतेरस वाले दिन हम मनाते हैं आयुर्वेद दिवस के रूप में, तो इस बार ये 10 नवंबर को होगा। और इस बार की थीम डिसाइड कर दी गई है। तो बेसिकली थीम के लिए ये प्रश्न है, तो थीम क्या होगी? आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। चलो फिर बताओ, अभी उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर सोलर सिटी ये कौन सा बनेगा? तो आंसर होगा अयोध्या। और अयोध्या में आप जानते हो यहाँ पे राम मंदिर भी बन रहा है। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या को अपना पहला सोलर सिटी बनाने पर काम शुरू कर दिया है। और यहाँ पे कहा इन्होंने कि राम मंदिर बनने के पहले पहले हम इसे सोलर सिटी बना देंगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में टेनिस चाइना ओपन का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा ईगा स्विटेक ने। अच्छा, ईगा स्विटेक से भी आपको कुछ याद आ रहा होगा, अभी इन्फोसिस ने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। एक्चुअली में 2 टेनिस प्लेयर को बनाया था, दूसरे का नाम आप बताओ। एक तो ईगा स्विटेक है, और ये कहाँ की है? ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर है। और अभी इन्होंने ही टेनिस चाइना ओपन का खिताब जीत लिया वुमेन्स कैटेगरी में। इन्होंने फाइनल में हराया रशिया की प्लेयर हैं ल्यूडमिला। वहीं अगर मेंस कैटेगरी में बात करें तो विजेता रहे इटली के टेनिस प्लेयर जिनका नाम है जेनिक पापी, और इन्होंने हराया है रशिया के डैनियल मेदवेदेव को। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 अक्टूबर को। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या है? मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। और एक वर्ल्ड हेल्थ डे होता है वो हम 7 अप्रैल को मनाते हैं। अच्छा, एक प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो हेल्थ की बात करता है, गुड हेल्थ की बात करता है? कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? भाई आपको बताया ना 17 है टोटल, 2030 तक पूरा करना है। लेकिन आपके एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न आ रहे हैं कि आपको एक लाइन दे देगा और पूछेगा कि ये कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। और एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि अगर कोई पहली बार वीडियो को देख रहे हैं
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर मैंने ट्रिकी वीडियो बना दिया है। अगर एक बार सिर्फ उस वीडियो को आप देख लेंगे तो सारे आपको गोल्स याद हो जाएंगे आपके एग्जाम तक। 2030 तक याद रखने हैं भाई, ये वैसे तो आपको आपके एग्जाम तक याद रखने हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि 2030 तक तो ये सेम ही रहने वाले हैं, तो इनको याद करके रखो। बहुत आसान कर दिया इनको याद करना, पर वीडियो तो आप ही को देखना पड़ेगा ना। और इसके अलावा नोबेल पुरस्कारों की ट्रिक भी मैंने बना दी है। जिस भी स्टूडेंट ने देखी आप सबको पसंद आई है, थैंक यू वेरी मच, आपको मेरी मेहनत पसंद आई। और जिन्होंने नहीं देखी है देख लीजिएगा। चलो फिर बताओ, हाल ही में अनुसंधान से प्रभाव तक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर होगा हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का भी उद्घाटन किया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसकी थीम है अनुसंधान से प्रभाव तक, यानी कि फ्रॉम रिसर्च टू इम्पैक्ट। इसमें जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा व पोषण से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की? तो आंसर होगा तेलंगाना। एक्चुअली में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना यात्रा पर थे और उसी दौरान उन्होंने जनजातीय विश्वविद्यालय ट्राइबल यूनिवर्सिटी को खोलने की घोषणा की और इसका नाम समक्का सरक्का के नाम पर रखा जाएगा। और ये कौन है? ये स्थानीय आदिवासी समुदाय के बीच पूजनीय माँ बेटी की जोड़ी है। तो इस यूनिवर्सिटी को तेलंगाना के मुलुगु जिले में करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। फिर बताइए, अक्टूबर 2023 में 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा कोच्चि में। कोच्चि कहाँ है? केरल में। तो कृषि विज्ञान कांग्रेस यानी कि एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस, इस बार ये इसका 16वां संस्करण है। 10 से लेकर 13 अक्टूबर तक ये हुआ। कहाँ पे? केरल के कोच्चि में। और पहली बार इसका आयोजन केरल में किया गया और इसका उद्घाटन किया हमारे मत्स्य पालन व पशुपालन जो मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला ने। और यहाँ पे कृषि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। फिर बताओ, हाल ही में किस राज्य में नीर महल जल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा में। तो अभी हाल ही में त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले में 3 दिवसीय नीर महल जल महोत्सव का आयोजन किया गया और इसमें 3 दिनों तक कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिनमें सबसे प्रमुख नौका दौड़ है जो कि रुद्र सागर झील में आयोजित हुई। वैसे आपको बता दूं, त्रिपुरा में ये नीर महल को वाटर पैलेस के नाम से जाना जाता है और ये त्रिपुरा साम्राज्य का एक शाही महल है जिसे 1930 में महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर ने बनवाया था और ये भारत का सबसे बड़ा वाटर पैलेस भी है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा बन गया? तो आंसर होगा बरेली। तो उत्तर प्रदेश का ये एक जिला है बरेली और वे अभी अपने सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। तो अब स्मार्ट क्लास होने से बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी और उन्हें आधुनिक शिक्षा का अनुभव भी मिल सकेगा। फिर बताइए, अभी हाल ही में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा ब्रॉन्ज मेडल। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2023 की। कहाँ पे हुई है? अमेरिका के स्पोकेन में। और यहाँ पर भारत के जो बैडमिंटन प्लेयर हैं आयुष शेट्टी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जबकि गोल्ड जीता अलवी फरहान ने। ये इंडोनेशिया के बैडमिंटन प्लेयर हैं और आप कह सकते हो इस चैंपियनशिप में पदक लाने वाले, मेडल लाने वाले आयुष शेट्टी ये 10वें भारतीय बन गए हैं। या फिर मैं यूं कह दूं कि जूनियर बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के इतिहास में ये भारत का 11वां पदक है। अब आप थोड़े से कंफ्यूज भी हो गए होंगे, मैं कह रहा हूं कि एक बार तो कि ये 10वें भारतीय बन गए हैं पदक लाने वाले, और मैं यूं कह रहा हूं ये पदक 11वां है। तो आपके कंफ्यूजन को दूर करता हूं। पहले मैं आपको ये बता दूं, आज तक के इतिहास में इस चैंपियनशिप में हमारे पास केवल एक ही गोल्ड आया। जो 11 मेडल मैंने बोला ना, उसमें से केवल एक ही गोल्ड है हमारे पास, वो भी 2008 में आया था। कौन लाई थी? साइना नेहवाल लाई थी। वैसे साइना नेहवाल ने इससे पहले 2006 में सिल्वर भी जीता था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये 10वें व्यक्ति बने हैं और मेडल ये हमारा 11वां है, क्योंकि साइना नेहवाल 2 बार खेली थी। अच्छा, बैडमिंटन की बात है तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर, ध्यान रखना, कुआलालंपुर मलेशिया में है। अब जैसे फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ये भारत का पहला बैंक बन गया है जिसने बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और इसके लिए इसने समझौता किया किसके साथ? एक भारत की फिनटेक कंपनी है फाइब, उसके साथ। तो बिना नंबर वाला क्रेडिट कार्ड ये भारत में अपनी तरह का पहला कार्ड होगा। इससे क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, इससे सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ना तो उसमें कार्ड नंबर दिखेगा, ना जो उस कार्ड की एंड डेट होती है वो दिखेगी, ना CVV नंबर दिखेगा।
अच्छा, एक स्टैटिक और बड़ा प्यारा प्रश्न बन सकता है भाई, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपके पास होगा तो उसमें पीछे जो सीवीवी नंबर होता है सबने इस्तेमाल किया होगा, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बनाना देखो प्यारा प्रश्न, एग्जाम में भी बन सकता है। तो फुल फॉर्म ध्यान रखना, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। और ये कितने डिजिट की संख्या होती है? तो ये तो आपको पता होगा, 3 डिजिट की संख्या होती है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के घरेलू भुगतान नेटवर्क का नाम क्या है, तो आंसर होगा रुपए। देखो, एक्सिस बैंक की बात करें तो स्थापना होती है 1993 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है। एमडी सीईओ इसके अमिताभ चौधरी हैं और इसका टैगलाइन होता है बढ़ती का नाम जिंदगी। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 अक्टूबर को। तो हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है बेटियों के महत्व को समझना और उनके सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना। और थीम है इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, आवर लीडरशिप, आवर वेल बीइंग। अच्छा देखो, ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। एक राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है, वो हम 24 जनवरी को मनाते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है, तो वो 8 मार्च को होता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस ये 13 फरवरी को होता है, सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है उस दिन। और इसी दिन एक और डे मनाते हैं हम, वर्ल्ड रेडियो डे। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होता है, इंटरनेशनल एजुकेशन डे? तो वो होता है 24 जनवरी को ही, जिस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है, ये जरूर याद रखना। और अगर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पूछेंगे तो 11 नवंबर को मनाया जाता है वो। उस दिन किसकी जयंती होती है? स्वतंत्र भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, उनकी जयंती को। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया, स्टेट का एक्वेटिक एनिमल? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा नदी डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने तो 2009 में ही गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया था। फिर बताइए, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। उत्तर प्रदेश में जो प्रतापगढ़ जिला है, एक्चुअली में अभी वहां पे 3 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। तीनों में आपको बता दूं, जिसमें से एक तो ये हो गया प्रतापगढ़ जंक्शन, जिसका नाम मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन हो गया। एक अंतु जंक्शन है जिसका नाम मां चंद्रिका देवी धाम अंतु जंक्शन हो गया। और एक बिश्नाथ जंक्शन है जिसका नाम शनिदेव धाम बिश्नाथ जंक्शन कर दिया गया। एक्चुअली में ये जो प्रतापगढ़ जिले के 3 जो रेलवे स्टेशन है जिनके नाम बदले गए हैं, तो वो नाम वहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थलों के ऊपर रखे गए हैं जो कि प्रतापगढ़ जिले में ही आते हैं। और ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य आप साफ पता कर सकते हो, धार्मिक स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज भारत NCX 2023 का संबंध किस क्षेत्र से है? साइबर सुरक्षा। तो ये साइबर सुरक्षा अभ्यास है जिसका नाम है एक्सरसाइज भारत NCX 2023। और इसका भी उद्घाटन किया भारत सरकार के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं अजय कुमार सूद। और इस बार ये इसका दूसरा संस्करण है। तो आप कह सकते हो उसका उद्देश्य क्या है? तो जितने भी सरकारी क्षेत्र के संगठन हैं, संस्थाएं हैं और जितनी भी प्राइवेट एजेंसियां हैं, उन सभी के जो सीनियर मैनेजमेंट हैं या तकनीकी कर्मचारी हैं, उन सभी को साइबर खतरों के बारे में जागरूक करना और साइबर घटनाओं से निपटने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी है। लेक लड़की मतलब होता है प्यारी बेटी। और क्या होगा इस योजना में? तो इस योजना में गरीब परिवारों की जो बेटियां होंगी उनके लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और ये योजना 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्म लेने वाली बेटियों पर लागू होगी। फिर आपसे पूछ रहे अभी किस मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना शुरू की? तो आंसर होगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने। तो इसे केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया और इसे मुख्य रूप से अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। मतलब इस योजना के तहत अनुसूचित जाति यानी कि SC शेड्यूल्ड कास्ट को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने और सामाजिक आर्थिक प्रगति में उनको आगे लाने के लिए इस योजना को शुरू किया है। श्रेष्ठ योजना इसका नाम है। फुल फॉर्म भी है स्कीम्स फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो आंसर होगा ऑपरेशन अजय।
तो इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत ने अपने नागरिकों को इजराइल से सुरक्षित निकालने के लिए भी ऑपरेशन अजय शुरू किया है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 अक्टूबर को। तो हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को हम वर्ल्ड साइट डे के रूप में मनाते हैं और इस बार ये हमने 12 अक्टूबर को मनाया है। थीम क्या है? लव्स योर आईज एट वर्क, यानी काम करते समय अपनी आंखों से प्यार करें। फिर बताइए कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा ये आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कितनी सेंचुरी लगाई? 7। और इसी के साथ ये विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय भी बन गए हैं। मतलब सबसे ज्यादा भी इन्होंने, पूरी दुनिया में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा शतक इन्होंने लगाए, वर्ल्ड कप में बात कर रहे हैं। और अगर भारतीयों में बात करेंगे तो सबसे तेज शतक भी इन्होंने लगाया है। कैसे? इन्होंने केवल 63 गेंदों में शतक लगा दिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड कपिल देव के नाम था। उन्होंने 1983 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 72 गेंदों में शतक लगाया था। और प्रश्न में हमने क्या पढ़ा, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी का रिकॉर्ड किसके नाम हो गया? अब तो आप टेबल से समझ सकते हो, टेबल लेकर के आया हूं मैं आपके लिए। तो आप देखोगे केवल 19 पारियों में इन्होंने 7 शतक लगा दिए हैं। इनसे पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, 6 शतक उन्होंने लगाए थे। और अगर आपसे पूछे कि ये जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है ये किस टीम के खिलाफ बनाया है? अफगानिस्तान खिलाफ। चलिए फिर बताइए, आपसे पूछ रहे हैं अभी भारत को 2 सालों के लिए किसका उपाध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा IORA, यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा भी था कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की 23वीं मंत्री परिषद की बैठक आयोजित हुई कहां पे? श्रीलंका के कोलंबो में। और वहां पे जो श्रीलंका है उसको अध्यक्षता इसकी सौंप दी गई है। अब ये इसका अध्यक्ष बन गया है 2023 से लेकर 2025 तक। इससे पहले अध्यक्षता इसकी बांग्लादेश के पास थी। और इसी के साथ भारत को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। और साथ में ये भी ध्यान रखना कि 2025 के बाद जब श्रीलंका की अध्यक्षता खत्म हो जाएगी, उसके बाद 2025 से लेकर 2027 तक भारत इसकी अध्यक्षता संभालेगा। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे भेल का निदेशक नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा बानी वर्मा को। भेल मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो अभी भेल ने बानी वर्मा को अपना डायरेक्टर बनाया है। भेल की बात करें, स्थापना इसकी होती 1964 में, CMD है। तो आंसर होगा नलिन सिंघल। फिर अगला प्रश्न है कि मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म को कब राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा? तो आंसर होगा 31 अक्टूबर। तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेरा युवा भारत, या इसे आप अंग्रेजी में माय भारत भी बोलोगे, तो कई बार एग्जाम में हो सकता है माय भारत की फुल फॉर्म आपसे पूछ ले, तो याद रखना मेरा युवा भारत। इसकी स्थापना को भी मंजूरी दे दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। तो क्या है ये एक स्वायत्त निकाय है जो युवाओं के विकास आदि के लिए काम करेगी। और इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो जयंती है ना अभी 31 अक्टूबर को, तब राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। तो याद रखना ये युवाओं के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिसके जरिए युवाओं में नेतृत्व क्षमता को विकसित किया जाएगा और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसे युवा विकास के लिए एक संपूर्ण सरकारी मंच बनाना है। तो ये आप ध्यान रखना, मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो आंसर होगा इन दोनों को, इरकॉन और रिट्स लिमिटेड को। और ये दोनों रेल मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। इंग्लिश में बोलोगे तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। और इसका मतलब क्या होता है? तो सिंपल सा समझो, वो कंपनी जिसमें सरकार की हिस्सेदारी या शेयर होल्डिंग या तो 51% या फिर उससे ज्यादा होती है, तो हम उसे कहते हैं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, जो कि ये दोनों है। और अभी इन दोनों को वित्त मंत्रालय ने नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। और इस तरह से आप कह सकते हो ये जो इरकॉन है ये 15वां नवरत्न कंपनी बना और रिट्स ये भारत का 16वां नवरत्न कंपनी बना है। तो नवरत्न कंपनी का दर्जा शीर्ष प्रदर्शन करने वाले केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दिया जाता है। फुल फॉर्म में आपको दोनों की बता दूं, इरकॉन की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड, और रिट्स या राइट्स बोल दो, इसकी फुल फॉर्म होती है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। और एक बार फिर से मैं आपको अपडेट कर दूं कि अभी तक कितनी महारत्न और कितनी नवरत्न कंपनियां हो गई है। तो महारत्न कंपनी आपकी 13 है, 13वें नंबर की बनी थी ऑयल इंडिया लिमिटेड। उससे पहले 12वीं बनी थी REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन।
और नवरत्न कंपनी में हम देख रहे हैं कि 16वीं नवरत्न कंपनी हो गई है ये राइट्स, और 15वीं बन गई है इरकॉन। उससे पहले 14वें नंबर की बनी थी राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर, और उससे पहले 13वीं बनी थी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं, उसको ध्यान में रखना आप। हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, और इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना है इसको। प्रश्न पूछ रहा है अभी हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा माइकल डगलस को। हॉलीवुड एक्टर है माइकल डगलस, जिनको अभी 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दूं, इन्हें इससे पहले 1987 में एक नाटक था इनका वॉल स्ट्रीट नाम से, उसके लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड मिला था। अभी 2009 में अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था इनको, और अब हम देंगे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछता हूं जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि सत्यजीत रे की पहली फिल्म का नाम क्या था जिसके वो निर्देशक थे? तो आंसर होगा पथेर पांचाली। ये प्रश्न जरूर याद रखना, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था। और ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है ये हर साल कहाँ पे होता है? तो हर साल ये ही होता है। इस बार इसका कौन सा संस्करण होगा? 54वां संस्करण होगा, और वहीं पे इनको ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। याद रखना नाम, माइकल डगलस को। अगला प्रश्न है अभी हाल में किसे सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा शिव शंकरी को। अच्छा, वैसे ये प्रश्न हम पहले पढ़ चुके हैं जब इसकी घोषणा हुई थी, और उसके बाद कई बार मैं आपको रिवाइज करा चुका हूं, तो वैसे तो आपको ये याद होगा, लेकिन अभी एक्चुअली में ये दे दिया गया। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। शिव शंकरी ये तमिल लेखक हैं, और अभी उन्हें उनके उपन्यास जिसका नाम है सूर्यवंशम, तो उसके लिए अभी इनको 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है। कौन से नंबर का? 32वां सरस्वती सम्मान मिला है शिव शंकरी को। बात करें ये सम्मान देता कौन है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए की राशि मिलती है। पहली बार ये 1991 में दिया गया था, और पहली बार किसे दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। बाकी ये ऑप्शन भी मैंने इंपॉर्टेंट रखे हैं यहाँ पे कि डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इनको अभी 2022 के लिए ही 32वां व्यास सम्मान मिला था इनके उपन्यास पागलखाना के लिए। बॉम्बे जयश्री संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला था, कर्नाटक की गायक हैं ये। और दामोदर मौजो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 57 नंबर का, और इससे पहले 56वां मिला था नीलमणि फूकन को। आपको याद होगा अभी इनका निधन हो गया। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से एक स्टैटिक प्रश्न मुझे याद आता है कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो याद रखना, मैं अभी तो बता रहा हूं आपको, ये टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता है। एक तो आपकी 8वीं अनुसूची वाली जो 22 भाषाएं होंगी वो, और एक अंग्रेजी और जोड़ लो। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताओ साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो वो 24 भाषाओं में दिया जाता है। एक तो 8वीं अनुसूची वाली वो 22 भाषाएं, एक अंग्रेजी हो गई और एक राजस्थानी भी हो गई। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। यहां पे हम 2023 की सारी इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स को रिवाइज करने वाले हैं। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 111। तो इस बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक गिर गई है, क्योंकि 2022 में ये 107वें स्थान पे था भारत, और अभी 2023 में 111वें स्थान पे आ गया है टोटल 125 देशों में से। तो ये जो इंडेक्स है ये विश्व स्तर पर भूख के स्तर का एक वार्षिक मूल्यांकन है। इस इंडेक्स में भारत में भूख का स्तर गंभीर बताया गया है, और इसमें भारत में चाइल्ड वेस्टिंग जो रेट है, मतलब ऊंचाई के हिसाब से कम वजन, ये विश्व में सर्वाधिक है। कितना है? 18.7% है, जो गंभीर कुपोषण को दर्शाता है। अगर आपसे कभी पूछ लो, मान ले एग्जाम में थोड़ा डीप में प्रश्न आ जाए कि बताओ कि इसकी गणना, ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसकी कैलकुलेशन, इसकी गणना कितने संकेतकों के आधार पर की जाती है, तो 4 संकेतक होते हैं: कुपोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर। ये बिल्कुल डीप में जाके मैंने आपको पॉइंट बता दिया कि इस तरह से प्रश्न बन जाए तो आपको क्या करना है। वैसे आपको रैंकिंग याद रखनी है, 111 हमारी रैंक है, लेकिन हमारे जो पड़ोसी देश है ना उनकी रैंक अच्छी है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पाकिस्तान की 102 है, बांग्लादेश की 81 है, नेपाल की 69 है, और श्रीलंका की तो 60 है। बताओ। साथ में आपको ये भी याद रखना होगा कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो आयरिश एनजीओ है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और एक जर्मन एनजीओ है जिसका नाम है वेल्ट हंगर हेल्प। अब आप जानना चाहोगे कि इस रैंकिंग में टॉप पर कौन है, मतलब सबसे अच्छी कंडीशन कहां पर है, तो इसमें पहले स्थान पे बेलारूस है, दूसरे पे बोस्निया एंड
हर्जेगोविना, ये एक ही देश है, एंट लगा के अलग अलग मत समझना, ये एक ही देश है, बाल्टिक कंट्री है ये। तीसरे स्थान पे चिली है, चौथे पे चाइना और पांचवे पे क्रोएशिया है। भारत 111वें स्थान पर है। अगला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 अक्टूबर को। हर साल हम 12 अक्टूबर को मनाते हैं ये विश्व गठिया दिवस, यानी कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। उद्देश्य क्या है? गठिया रोग और इसके प्रभाव और इसके लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाना। और इस बार की थीम है लिविंग विद एन आरएमडी एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। यहाँ पे आरएमडी का भी मतलब है रियूमेटिक एंड मस्कुलोस्केलेटन डिजीज। पहली बार हमने इस दिन को 1996 में मनाया। गठिया रोग क्या है? तो ये एक प्रकार की सूजन है और जोड़ों के दर्द के साथ आने वाली एक बीमारी है। तो ये उम्र के साथ साथ आपको देखने को मिलेगी इंसानों में, जैसे जॉइंट्स में दिक्कत होने लग जाती है, चलने फिरने में, चढ़ने उतरने में दिक्कत आती है। फिर बताइए, अभी हाल ही में लॉरियस एम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा को। तो नीरज चोपड़ा जिनका संबंध भाला फेंक से है, जेवलिन थ्रोवर हैं ये, और अभी उन्हें लॉरियस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया। आपको याद हो तो 2022 की बात है ये। नीरज चोपड़ा, इन्हें तब यानी कि 2022 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। हालांकि मिला नहीं था, लेकिन नॉमिनेट हुए थे ये। पर अभी उन्हें लॉरियस एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, सम्मानित किया गया है। लॉरियस की बात करें तो ये एक वैश्विक खेल आधारित चैरिटी है जिसका मुख्य मिशन युवा लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। और सिंपल सा एक लाइन में याद रखेंगे आप तो कि लॉरियस एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया या सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा को। अभी आपको याद होगा एशियन गेम्स 2022 हुए थे, उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। उससे पहले जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे उसमें भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, और वहीं पे उन्होंने 7 अगस्त को वो कारनामा किया था। इसीलिए 7 अगस्त को उनके सम्मान में हम भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। फिर बताइए कि साउथ इंडियन बैंक के नए चेयरमैन कौन बन गए? तो आंसर होगा विजय कुरियन। विजय कुरियन ये साउथ इंडियन बैंक के नए चेयरमैन बन गए हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया? सलीम गंगाधरन का। साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो स्थापना होती है 1929 में, हेडक्वार्टर है त्रिशूर, केरल में। अच्छा, त्रिशूर से आपको एक महोत्सव याद आएगा, त्रिशूरपुरम महोत्सव। पढ़ा है हमने कई बार, केरल में मनाया जाता है। वैसे इसका टैगलाइन क्या होता है? एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंक। अगला प्रश्न है कि अभी अक्टूबर 2023 में 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा भारत में। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक ये भी भारत में हुई 14 अक्टूबर 2023 को, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारत में भी कहाँ? मुंबई में। और ये प्रश्न इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, या ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये दूसरी बार है जब भारत इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सत्र की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले भारत 1983 में इसकी मेजबानी कर चुका है, तब उसने यह आयोजन नई दिल्ली में किया था। इस बार मुंबई में हो रहा है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर श्रेणी में एक नया रिकॉर्ड बनाकर भारत का सबसे तेज धावक कौन बन गया? तो आंसर होगा मणिकांत होबलीधर। तो मणिकांत होबलीधर ये 100 मीटर रेस में भारत के सबसे तेज धावक बन गए हैं। अभी जो कर्नाटक के बंगलुरु में 62वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 हुई, उसमें इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने मात्र 10.23 सेकंड में 100 मीटर की रेस को पूरा कर लिया, और इस तरह से इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया 10.26 सेकंड का, जो कि 2016 में उड़ीसा के अमिया कुमार मलिक ने बनाया था। तो इनका नाम है मणिकांत होबलीधर। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है, मैस्कॉट? तो आंसर होगा जूही। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की, जिसका आयोजन कब से कब तक? 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक। कहाँ पे? झारखंड की कैपिटल रांची में। और इसमें जो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान होंगी वो है सविता पुनिया। और अभी झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने इस महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का शुभंकर जारी कर दिया, मैस्कॉट जारी कर दिया, जिसका नाम जूही है, जो रिप्रेजेंट करता है हाथी। पर बताइए, अभी हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा? तो आंसर होगा उदयपुर। उदयपुर ये राजस्थान में है, इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है, झीलों की नगरी के नाम से फेमस है ये राजस्थान में। और अब जल्द ही ये देश का पहला वेटलैंड सिटी बनेगा, बना नहीं है, बनेगा, क्योंकि अभी पर्यावरण और वन विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर कन्वेंशन के तहत इस शहर को चुना है, और अब अंतर्राष्ट्रीय मानक घोषित करने के लिए रामसर कन्वेंशन के लिए इसका नामांकन भेज रहा है। और उन्होंने कहा कि उदयपुर
यह आर्द्र भूमि शहर का दर्जा हासिल करने के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। मतलब जितनी भी जरूरी आवश्यकताएं होती हैं ये दर्जा पाने के लिए, वो सारी फुलफिल ये करता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में केवल कुछ ही शहर हैं जिन्हें ये मान्यता प्राप्त है, ये दर्जा प्राप्त है। अगर आंकड़ों की बात करें, आप कहो कि डेटा बताओ डेटा, तो दुनिया में अभी वर्तमान में 17 देशों के 42 वेटलैंड शहर हैं, मात्र 42, और जिसमें भी सबसे ज्यादा चाइना में है 13। अच्छा, रामसर कन्वेंशन क्या है? तो रामसर कन्वेंशन ये आर्द्र भूमि पर एक सम्मेलन है जिस पर 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए। उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमियों यानी कि वेटलैंड्स के संरक्षण करना, कंजर्वेशन करना, और इसीलिए 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। वेटलैंड क्या होता है? आर्द्र भूमि क्या होती है? नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को कहते हैं वेटलैंड। वैसे भारत में पहली रामसर स्थल की बात करें तो ये चिल्का लेक थी, जो कि उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है ये। और अभी मैक्सिमम कितने हैं? तो 75 है, जिसमें सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2023 कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 अक्टूबर को। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन। ये हर साल हम 13 अक्टूबर को मनाते हैं, जिसको मनाने का उद्देश्य है लोगों को आपदा जोखिमों के बारे में शिक्षित करना और जोखिम में कमी लाने के लिए उपाय करना। इस बार की थीम है एक लचीला भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय को पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया, नॉमिनेट किया गया? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा। तो अभी विश्व एथलेटिक्स निकाय ने भारत के नीरज चोपड़ा को 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया है। आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा भी था कि उन्हें लॉरियस स्पोर्ट्स ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट कर लेना कि युवराज सिंह के बाद लॉरियस एम्बेसडर बनने वाले वो दूसरे भारतीय हैं। कौन? नीरज चोपड़ा। अभी इन्होंने एशियन गेम्स में कारनामा किया, गोल्ड जीता इन्होंने 88.88 मीटर दूर भाला फेंक करके। फिर बताओ, अभी हाल ही में विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक ये कहाँ पे हुई? तो आंसर होगा मोरक्को में। तो अभी वर्ल्ड बैंक की विकास समिति की 108वीं बैठक ये हुई है कहाँ पे? मोरक्को के मर्राकेश में। इसमें भारत की तरफ से हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने हिस्सा लिया। और इस बैठक का उद्देश्य क्या था या इसका एजेंडा क्या है? तो धरती पर गरीबी को खत्म करना। और मैं आपको बता दूं एक और पॉइंट यहीं पे कि अभी जो हमारी चौथी और अंतिम G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो बैठक हुई वो भी यहीं पे हुई, मोरक्को के मर्राकेश में। मोरक्को की कैपिटल क्या होती है? रबत होती है। करेंसी है मोरक्कन दिरहम। अब बात यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की करते हैं। पहले देखो, वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1944 में। एक तो वर्ल्ड बैंक हो गया और एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया। इन दोनों की स्थापना 1944 में हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, जो कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में। और इसीलिए आपको दोनों का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में मिलेगा। अब इसके नए अध्यक्ष कौन बने थे? अजय बंगा बने थे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में जारी आवधिक महिला श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर कितनी हो गई है? तो आंसर होगा इसका 37%। तो देखो, अभी 9 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 को जारी किया। और इसमें क्या बताया कि 2021-22 में भारत में जो महिला श्रम बल भागीदारी दर थी, यानी कि वुमेन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो 32.8% था। लेकिन अब 2022-23 में ये बढ़ करके 37% हो गया है। बड़ा है। और अगर पूछे कितना बड़ा है या कितना इंक्रीज हुआ है परसेंटेज में, बताओ 4.2%। और अगर इसमें बात करें कि ग्रामीण और शहरी महिला भागीदारी की, तो ग्रामीण क्षेत्र में 41.5% महिला की भागीदारी देखी गई है और शहरी क्षेत्रों में 25.4% महिलाओं की भागीदारी देखी गई है। ये सामने मैंने आपके टेबल भी लगा दिया है, आराम से इसको पढ़ सकते हैं। जो मैंने महिला और पुरुष का आपको बताया ग्रामीण और शहरी में, ये आपके सामने है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्योंकि आप लोग एग्जाम देते होंगे तो इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। इकोनॉमी से जुड़े हुए प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो इसी तरह के होते हैं। देखना, ये प्रश्न भी किसी न किसी एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा। अब जब पूछा जाएगा और वो पेपर अगर मेरे पास आया, उपलब्ध हुआ और मुझे पता चला, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय पब्लिक सेक्टर यूनिट कौन सा है? तो आंसर होगा NTPC। तो अभी फोर्ब्स ने वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं
सूची 2023 को जारी किया है, यानी कि वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में 700 कंपनियों को शामिल किया है और इन 700 कंपनियों में भारत की एकमात्र पब्लिक सेक्टर यूनिट है ये एनटीपीसी। एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और इन 700 में इसको कौन सा स्थान दिया, तो 261 नंबर पे इसको रखा है। तो भारत से एकमात्र है ये, तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। एनटीपीसी की बात करें, स्थापना होती है 1975 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और सीएमडी है गुरदीप सिंह। और ये एक महारत्न कंपनी है, 2010 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था। ये एनटीपीसी क्या करती है, हमने कहा ना फुल फॉर्म देखो क्या होती है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। पावर डेवलप्ड करती है, विद्युत बिजली बनाती है और इतनी बड़ी कंपनी है कि आप कह सकते हो कि देश की इतनी भी कुल विद्युत आवश्यकता है उसका लगभग 1/4 भाग को ये पूरा करती है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल किया है, तो आंसर होगा क्रिकेट को। आपको पता है कि 2028 में जो 34वें समर ओलंपिक होंगे वो अमेरिका के लॉस एंजल्स में होंगे और उसमें क्रिकेट को T20 फॉर्मेट में शामिल किया जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक और प्रश्न आपके मन में आ सकता है, क्या पहली बार ओलंपिक में क्रिकेट खेला जाएगा, तो आंसर होगा नहीं। क्योंकि देखो, जो आपको पता है वैसे तो पहला ओलंपिक कब हुआ था, 1896 में हुआ था। कहाँ पे, ग्रीस के एथेंस में। और दूसरा वाला पेरिस में हुआ था 1900 में। वहीं पे क्रिकेट खेला गया था पहली और आखिरी बार और उसमें गोल्ड जीता था या विजेता रहा था इंग्लैंड, उसने फ्रांस को हराया था। और अब आप कह सकते हो उसके बाद 128 साल बाद क्रिकेट वापस इसमें शामिल होगा ओलंपिक्स में, लॉस एंजल्स में जो होंगे। चलो फिर बताओ कि अभी अक्टूबर 2023 में सेना प्रमुख जो हैं हमारे मनोज पांडे, इन्होंने किसे प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कॉलर्स से सम्मानित किया, तो आंसर होगा नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को। तो अभी 13 अक्टूबर 2023 को आर्मी चीफ हमारे जो है मनोज पांडे, इन्होंने उत्तराखंड के रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कॉलर से सम्मानित किया। क्या है ये प्रेसिडेंट कॉलर्स, क्या है, तो युद्ध और शांति दोनों में राष्ट्र को प्रदान की गई असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को प्रेसिडेंट कॉलर दिया जाता है। और आपको बता दूं कि 27 मई 1951 को जो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, उन्होंने पहली बार ये सम्मान किसे दिया था, भारतीय नौसेना को दिया था। वैसे वर्तमान में हमारे नेवल चीफ कौन है, आर हरि कुमार है। फिर बताइए, हमास ने इजराइल पर हमले को क्या नाम दिया, तो आंसर होगा अल अक्सा फ्लड। तो हमास जो कि फिलिस्तीन का एक आतंकी संगठन है, उसने इजराइल पे हमला किया और उस हमले को उसने नाम दिया ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। तो हमास ने हमला क्यों किया, तो अभी हमास के जो सैन्य कमांडर है मोहम्मद दीफ, उनका कहना है कि ये हमला जेरूसलम में जो अल अक्सा मस्जिद है उसको इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का ये बदला है। मतलब एक्चुअली में इजरायली पुलिस ने 2023 अप्रैल का महीना था, उसमें अल अक्सा जो मस्जिद है जेरूसलम में, उसमें ग्रेनेड फेंके थे, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो इनका कहना है आपने ग्रेनेड फेंक करके उसे अपवित्र कर दिया और उसका ये हम बदला ले रहे हैं, ये जो हमला किया। और पलटवार ने फिर इजराइल ने इस पे हमला कर दिया और उसको कोड नेम दिया ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। और इन दोनों के बीच में हमने जो ऑपरेशन चलाया भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने के लिए, उसका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये आपसे पूछा जाएगा, क्या नाम है, ऑपरेशन अजय नाम है। आपको याद होगा रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत युद्ध छिड़ा था, लेकिन एग्जाम में क्या प्रश्न आया, भारत ने जो भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम क्या है, ऑपरेशन गंगा। तो हमारे तो एग्जाम के काम के हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम इसको नाम याद रखें, ऑपरेशन अजय हमारा नाम है।